तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर नंबर 7 है रसायन की भाषा, उसकी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में जो भी थी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जितना थ्योरी था उसका, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और इस वीडियो में जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे कि प्रतिशत से, अगर मान लीजिए हमको पहले तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते थे वैसे, अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को अगर परसेंटेज दिया है, मान लीजिए अगर परसेंटेज दिया है कि कोई तत्व है इतना परसेंटेज है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, यानी कि उसका हमको सूत्र निकालना है और सूत्र बनाना है। ये इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। और वो चैप्टर आप लोग का जो चैप्टर है उसमें टॉपिक क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है हाँ कि प्रतिशत संगठन से मूलानुपाती सूत्र, मतलब कि अगर हमको प्रतिशत मात्रा दी हुई है, प्रतिशत दिया है, यानी कि हमको अगर तत्व का प्रतिशत दिया है और उसका हमको क्या निकालना है, अणु सूत्र बनाना है। ठीक है, प्रतिशत मात्रा से हम लोग को क्या बनाना है, अणु सूत्र बनाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन से समझेंगे, जो कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है अभी आपको वहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल 4 नंबर एग्जाम्पल जो आपको दिख जाएगा। देखिए वहाँ क्वेश्चन दिख जाएगा, बोला कि एक अकार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना में Ca यानी कि जो कैल्शियम है वो कितना है, 40% है ना। उसके बाद से जो कार्बन है, कार्बन वो कितना है, 12% है ना। उसके बाद से जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना है, हमारा 48% है ना, ये 48% है। अब हमको बता रहा है कि ये हमको प्रतिशत दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपको CaCO2, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको Ca2CO2, ठीक है, सी ऑप्शन दिया हुआ है CaCO और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया हुआ है CaCO3, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को क्या करना रहता है, हम लोग को सबसे पहले हमको परमाणु भार ज्ञात करना जरूरी है भाई, हमको परमाणु भार आना चाहिए। बिना परमाणु भार के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को परमाणु भार ज्ञात करना है। वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, बात ये है। तो देखिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम का परमाणु भार 40। कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि परमाणु भार इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है पहले ही कि परमाणु भार कैसे निकालना है। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, परमाणु 16 है ना। तो ये बाकी किनारे का हम मिटा देते हैं, बकवास चीज़ें। बकवास क्या है, या इसका परमाणु क्रमांक कैल्शियम का परमाणु भार जो है वो 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए हम लोग को कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग टेबल बना लेंगे, टेबल से हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए टेबल में क्या बना सकते हैं हम लोग, जो तत्व यहाँ पर दिया है वो तत्व, उसके बाद से प्रतिशतता यानी कि कितना परसेंट जो है हमारा दिया हुआ है जो हमारा तत्व है। उसके बाद से हम यहाँ पर निकालेंगे, उसके बाद से परमाणु भार जो कि हमको पता रहेगा। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे उसके बाद से परमाणु की संख्या, उसके बाद से लास्ट वाला जो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे सरल अनुपात। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अनुपात। ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप लोग को इजी तरीके से एकदम समझ में आएगा। आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा जो मैंने लिखा है कि यहाँ पे तत्व लिखेंगे, यहाँ पर प्रतिशतता लिखेंगे, यहाँ पर परमाणु भार लिखेंगे, यहाँ पर परमाणु की संख्या और सरल अनुपात। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले जो तत्व है वो देखिए, तत्व हमारा क्या दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, Ca दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। फिर उसके बाद से कार्बन दिया हुआ है, हाँ C कार्बन दिया हुआ है। फिर ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, यही 3 तत्व दिए हुए हैं। कैल्शियम का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रतिशत। तो कैल्शियम का प्रतिशत दिया हुआ है 40%, 40% लिख लिए। 12% किसका दिया हुआ है, कार्बन का 12% लिख लिए। ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, 48%, तो 48% यहाँ पर हम इसके लिख लिए। उसके बाद से देखिए परमाणु भार आता है। ठीक है, तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना है, 40 है, 40 यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद से 12%, तो कार्बन का 12 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है ना।
16 है। अब हमको परमाणु की संख्या मतलब कि जो तत्व होंगे उसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी ये हमको पता करना पड़ेगा। तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये दोनों चीज़ तो आपको दिया रहेगा। परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा, जो प्रतिशतता है यानी कि प्रतिशतता से किसका भाग दे देंगे, परमाणु भार का दे देंगे, परमाणु भार का भाग दे देंगे, है ना। परमाणु भार का भार दे देंगे तो हमारा परमाणु संख्या जो है वो निकल जाएगी। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशतता कितनी है इसकी 40 है, 40% और भाग किससे देंगे, परमाणु भार से, यानी कि 40 बराबर का कितना आ गया, 1 आ गया। परमाणु संख्या कितनी है इसमें 1 है, ठीक। अब ये देखिए 12 है, ये भी 12 यानी कि प्रतिशतता कितनी है, कार्बन की 12 और कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, है ना। तो ये 12 12 1, ये भी आ गया हमारा 1। उसके बाद ये देखिए 48 है प्रतिशतता, तो यहाँ पर लिख लेंगे 48% और 16, तो यहाँ पे 16 यानी कि ये कितना हो जाएगा 16 तियाँ 48। तो हमारा कितना आ गया 16 तियाँ 48। इसका परमाणु जो है, परमाणु की संख्या जो है वो तत्वों में कितनी होगी 1 1 3, यानी कि कैल्शियम कितना है परमाणु में 1 है और कार्बन 1 है और ऑक्सीजन जो है वो 3 है। अब देखिए सरल अनुपात हमको कैसे निकालेंगे, तो सरल अनुपात निकालने के लिए हमको ये बात याद रखना है कि इस परमाणु की संख्या में जो सबसे छोटा होगा इन परमाणु की संख्या में, कोई भी क्वेश्चन हुआ, जो सबसे छोटा होगा ऊपर से लेकर नीचे में उसी से सब में भाग देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें सबसे छोटा 1 है ना, 1 है, ये दोनों 1 ही है, मतलब बराबर है, तो किसी से भी भाग दे सकते हैं। 1 है तो 1 में पहले 1 लिखेंगे, तो 1 में इस 1 का भाग दे देंगे, एक में इसी 1 का भाग दे देंगे, ठीक है। इसी में भाग देना है, इसमें जो सबसे छोटा रहेगा उसी में सबसे भाग दे देंगे। जैसे 1 है सबसे छोटा इसमें, तो इस 1 में सबसे छोटे 1 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा, 1 आएगा ना, बिल्कुल 1 आएगा, ठीक है। अब ये 1 है, इसमें भी किसका एक भाग 1 का ही देंगे क्योंकि सबसे छोटा 1 ही है इसमें, तो ये वाला 1 ले चाहिए, ये वाली बात एक ही है ना। तो ये भी कितना आएगा, सरल अनुपात इसका भी 1 आएगा। अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, तो इस 3 में किसका भाग दे देंगे, सबसे छोटा 1 है, तो इस 3 में किसका भाग देंगे 1 का भाग देंगे, है ना। तो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर बना के लिख देते हैं, 3 में 1 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा हमारा 3 आएगा, है ना। तो हमारा सरल अनुपात कितना आया, सरल अनुपात कितना आया हमारा, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, सरल अनुपात आया हमारा 1 1 और 3। तो 1 किसका आया है, कैल्शियम का 1 आया है और फिर ऑक्सीजन का भी 1 आया है। उसके बाद से फिर किसका आया है, सॉरी ऑक्सीजन का कितना आया 3 आया है, कार्बन का 1 आया, ऑक्सीजन का 3 आया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया Ca, यानी कि Ca जो है वो 1 है, फिर CO, C कितना है हमारा 1 है, O कितना है 3 है, यानी कि 3 है, तो CaCO3 हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो हो जाएगा CaCO3। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, एकदम इजी वे से मैंने समझाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हार्ड भी नहीं है। लोग कहते हैं हार्ड है भैया, कुछ नहीं है, बस क्या चीज़ आपको याद होना चाहिए, परमाणु भार आपको याद है, बाकी सब तो आप लोग खेल ही जाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। देखिए फिर से देख लीजिए, देखिए तब तो आपको दिया रहेगा कैल्शियम कार्बन, आपको क्वेश्चन में ही दिया है, प्रतिशतता उसकी दी ही हुई है, बस आपको परसेंटेज दिया रहेगा, उसका सरल अनुपात निकालना है। तब तो दिया है कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, प्रतिशतता कितनी है 40%, 12% और 48%। परमाणु भार कितना है, परमाणु भार आपको याद रखना है, कैल्शियम का 40 होता है, अगर क्वेश्चन में दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको याद रखना है कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। बस क्या करना है, देखिए पहले परमाणु संख्या निकालने के लिए इस प्रतिशत से इसका भाग दे देंगे, यानी कि 40 का भाग 40 में 1 बचा, 12 का भाग 12 में 1 बचा, 48 का भाग 16 में 3 बच गया, हो गया ना, परमाणु की संख्या निकल गई। अब परमाणु की संख्या निकलने के बाद देखेंगे इस परमाणु की संख्या में सबसे छोटा कौन है, तो जो सबसे छोटा रहेगा उसी में सबका भाग दे देंगे। मान लीजिए इसमें सबसे छोटा 1 है, चलिए 1 है ना, तो इस 1 में भाग दे देंगे 1 का, इसमें भी 1 का भाग दे देंगे, इसमें भी 1 का भाग दे देंगे, है ना। तो 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 1 3 या 3, है ना। तो हमारा बस जिसके सामने जो आ गया वही हम फॉर्मूले में रख देंगे। जैसे कि Ca के सामने 1 आया तो Ca 1 है, C के सामने में 1 आया तो C के सामने 1 है, O के सामने में 3 आया तो O के सामने 3 है, ठीक है। वहाँ पर आप गुणा भाग करना पड़ेगा आपको, 1 2 से गुणा कर, मान लीजिए 2 से गुणा कर, मान लीजिए अगर बैलेंस नहीं है, और यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता Ca2 फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पर 6 दिया होता, मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता Ca2 उसके बाद से C2 फिर O6, तो क्या होता, तो 2 से गुणा करना पड़ता अपना आपको, बात तो वही होती, 2 से भाग कर देंगे यहाँ पे, अगर 2 से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो वही आता ना CaCO3। तो ये आपको
वहाँ पे आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा उस समय के लिए कि 2 से गुणा करने के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी नहीं समझ में आ होगा तो नंबर है, कॉल कर लेना यार, क्या दिक्कत है। मैं नहीं जानता हूँ कि आपको समझ में इसमें आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ और दिया जाता है जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में के लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए मिटा ले ज़रा। तो वो इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है क्या है, अगला जो हम लोग को पढ़ना है इसमें कि आणविक सूत्र निकालना है। आणविक सूत्र, तो सबसे पहले आणविक सूत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, आणविक सूत्र नहीं, इसको किनारे लिखते हैं, जिससे किनारे लिखने से ये होगा कि हम आपको अच्छे से और अच्छे समझा पाएंगे। आणविक सूत्र लिखिए यहाँ पे, ठीक है। आणविक सूत्र बराबर n, फिर गुणा कितने में कहते हैं, सरलतम सूत्र से, सरलतम सूत्र से। ये और इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। n जो है, देखिए आणविक सूत्र हमको क्वेश्चन में देगा कि इसका आणविक सूत्र निकालें, तो आणविक सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, n का गुणा करेंगे किससे, सरलतम सूत्र से, ठीक है। अब सरलतम सूत्र क्या होता है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। सरलतम सूत्र मान लीजिए CH2O दे दिया, बोलेगा CH2 का ऐसे, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दे देगा, ये हमको निकालना रहेगा। n की वैल्यू हमको बस निकालनी रहेगी। तो जो n है वो n कैसे निकलेगा, तो n को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अणुभार। अणुभार मतलब कि क्वेश्चन में हमको अणुभार दिया रहेगा और अणुभार का बटे में करना है, किससे करना है बटे में, जो हमारा ये मान लीजिए सरलतम सूत्र का, सरलतम सूत्र का अणुभार से भाग कर देना है, बस हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। n की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अणुभार जो क्वेश्चन में दिया रहेगा और सरलतम सूत्र के अणुभार से हमको भाग करना पड़ेगा। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस पे। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि नहीं, दिया हुआ है। तो क्वेश्चन अभी आपको दिख जाएगा, बोला एक यौगिक का सरलतम सूत्र, सरलतम सूत्र दिया हुआ दिख रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सरलतम सूत्र कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन हम कहाँ लगाएंगे, पीछे लगा देंगे, ठीक है। सरलतम सूत्र कितना दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ CH2O है ना, CH2O सरलतम सूत्र दिया हुआ है, CH2O दिया है। इस यौगिक का अणुभार, तो इसका अणुभार कितना दिया हुआ है, इस यौगिक का अणुभार जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है ना। उसके बाद से इसका आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए, इसका क्या ज्ञात करना है, आणविक सूत्र ज्ञात करना है। आणविक सूत्र हमको ज्ञात करना है, यानी कि ये आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए हमको n गुणे सरलतम सूत्र का हमको पता होना चाहिए। और हमको एक चीज़ दे दिया है, C बराबर हमको दे दिया है 12 है ना, और H बराबर दे दिया है 1 और O बराबर क्या दे दिया है 16। ये क्या है हमारे, ये परमाणु भार है ना। तो हमको कैसे पता चलेगा हमको कि आणविक सूत्र क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, आणविक सूत्र का, यानी कि ये आणविक सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n गुणे सरलतम सूत्र है ना। तो n की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया, अणुभार क्या दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे में सरलतम सूत्र का अणुभार। तो सरलतम सूत्र क्या है, CH2O, CH2 है ना, CH2O है, कार्बन का 12 प्लस 2 है, तो 2 गुणे 1 फिर प्लस ऑक्सीजन का 1 है, तो 1 है, यानी कि सीधे सीधे हम 16 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 14 16 30 हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा हमारा 30। तो ये हमारा इसका जो सूत्र निकाला गया, जो सरलतम सूत्र का अणुसूत्र आ गया, वो कितना आ गया, हमारा अणुभार कितना आ गया 30 आ गया। तो यानी कि इसको हमको 30 से भाग देना है। तो कितनी बार में जाएगा, 3 छके 18, 6 त्रिक 18, यानी कि n बराबर कितना आ गया 6 आ गया, सीधे सीधे n बराबर हमारा 6 आ गया। अब जब n बराबर 6 आ गया है तो हम इस सूत्र में रख देंगे, अणुसूत्र में। तो अणुसूत्र क्या है, n यानी कि 6 गुणे सरलतम सूत्र क्या है हमारा C2CH2O है ना। तो 6 का गुणा C में करेंगे तो C6, फिर 6 का गुणा H2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि H12
उसके बाद से फिर 6 का गुणा O में करेंगे तो O6, ये हो गया हमारा C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है ना। तो आपको ये भी समझ में आ गया। सीधे सीधे हम लोग को कुछ नहीं करना था, क्या करना था, हमको अणुसूत्र ज्ञात करना था, आणविक सूत्र हमको ज्ञात करना था। तो आणविक सूत्र का फॉर्मूला याद रखेंगे, N गुणे सरलतम सूत्र। सरलतम सूत्र आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, आपको बस याद क्या रखना है, परमाणु भार याद रखना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो भी इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो n बराबर बस हमको ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या रहेगा, अणुभार बटे सरलतम सूत्र का अणुभार। अणुभार दिया रहेगा, परमाणु भार आपको, अणुभार जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस उसका सरलतम सूत्र का अणुभार आपको बस ऐसे जोड़ के निकालना रहेगा, निकाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद से सीधे सीधे सरलतम सूत्र यहाँ पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा दिया आपको, सरलतम सूत्र का वो दे दिया, अणुभार इतना दे दिया, आणविक सूत्र इतना, बस रख के सॉल्व कर, क्या दिक्कत है भैया, इतना ईजी था। बस बहुत सारे लोग डरते हैं यार, किस बात का डर है भाई, किस चीज़ का डर है, क्वेश्चन इतने इजी है, क्या दिक्कत है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करेगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कॉल करिएगा, नंबर तो वही है ना 7525818038। ओके ठीक, बहुत बढ़िया। माइक मेरा कहाँ खिसक रहा है, उसके बाद से माइक जरा हम सही कर लें। ठीक है, चलिए उसके बाद से आपका है आगे, जरा देखते हैं क्या है। C6H12O6 नंबर सी ऑप्शन सही था, ठीक है। उसके बाद से रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण है ना, रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर कुछ इसकी चीज़ दी हुई है जो कि आपको पढ़ लेना है, किताब तो होगी ही आपके पास, बट मैं भी आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है रासायनिक समीकरण में, चलिए हम बता देते हैं। मान लीजिए एक रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ Na प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, उसके बाद से ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस H2, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये हमारा ये वाला भाग जो होता है ये हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक होता है, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है ये हमारा वाला, ये वाला भाग हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। उत्पाद मतलब कि जो बनता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है हमारा, ठीक है। तो ये होता है अभिकारक, ये होता है हमारा उत्पाद होता है, ठीक। उसके बाद से ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीर का निशान है, ठीक है। अगर कोई उत्प्रेरक आता है, ठीक है, उत्प्रेरक अगर कोई आता है तो यहाँ पे हम लोग दिखा, मान लीजिए हम लोग अगर प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग कर रहे हैं तो इस तीर के ऊपर ही उसका उपयोग करेंगे, उसको रखेंगे, लिखेंगे। तो उत्प्रेरक को हमेशा कहाँ लिखते हैं, तीर के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। हीट को भी लिखना होगा तो यहीं पर तीर के ऊपर लिख देंगे, या फिर तीर के, हीट को ऐसे लिखते हैं डेल्टा से, ठीक है। तो हीट को कैसे लिख देंगे उसके, तो इसको याद रखेंगे। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, ये अभिकारक होता है, वो उत्पाद होता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होगा। जैसे कहने का मतलब प्रोडक्ट कुछ भी बने, उत्पाद कुछ भी बने, उससे मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 2 Na है, यानी कि सोडियम अगर 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी सोडियम 2 ही होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो वो रासायनिक समीकरण मान्य नहीं है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कि ना ही द्रव्यमान नष्ट कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को हम लोग बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए कुछ कमियाँ दी हुई हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण की, कि अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होता है। भाई भौतिक अवस्था का ज्ञान कैसे करेंगे जब हमको रासायनिक अवस्था का ही पता है, भौतिक अवस्था का हम लोग ज्ञान नहीं कर सकते हैं रासायनिक समीकरण में, ठीक है। उसके बाद से रासायनिक क्रिया की गति एवं पूर्ण होने के समय का पता नहीं होता। भाई कैसे पता चलेगा, हमको समय थोड़ी यहाँ पर देगा, हमको कैलकुलेट करना थोड़ी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, T हम लोग फाइंड कर लें, ऐसे नहीं ना। तो यहाँ पे समय का भी ज्ञान जो है वो नहीं होगा। उसके बाद से रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया विशिष्ट परिस्थिति जैसे ऊष्मा का अवशोषण, उत्पादन, विशेष प्रकार की, ये ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। प्रयुक्त पदार्थों के सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है, मतलब कि कौन कितना मिलाया गया है इसका भी ज्ञान हमें नहीं होता है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा उत्क्रमणीय का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। उत्क्रमणीय मतलब कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन की ज्ञान नहीं होता। वैसे हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रयोगशाला में, वो तब हम बता सकते हैं, ठीक है। बकवास चीज़ें और कुछ नहीं। उसके बाद से
ताप, दाब तथा उत्प्रेरक को चिन्ह के ऊपर लिखकर व्यक्त करते हैं। मैंने अभी क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट था कि ये जो तीर का है ना, तीर का निशान, इस तीर के ऊपर अगर हम किसी ताप को यानी कि हीट है ऐसे ताप को, या फिर कोई दाब यानी कि प्रेशर बोल रहे हैं कि 220 प्रेशर है ना, तो बार लिख सकते हैं, ठीक है, बार या फिर पास्कल कुछ भी, तो प्रेशर लगा रहे हैं तो दाब हो गया या फिर ताप हो गया या फिर कोई उत्प्रेरक हो गया या फिर हीट हो गया, हीट को ऐसे बताएंगे हम तो लिखें, तो इन सबों को हम लोग किसके ऊपर लिखेंगे, इस तीर के ऊपर लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद से ठोस को एस, हाँ मान लीजिए अगर अन्य ठोस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठोस को हम लोग क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारा तरल है यानी कि लिक्विड है उसको हम लोग एल लिखेंगे, और जो हमारा गैस है उसको हम लोग जी लिखेंगे, है ना, ठोस, लिक्विड, गैस। उसके बाद से अवक्षेप के लिए, अवक्षेप मतलब कि नीचे अगर बैठ रहा है, अवक्षेप के लिए रासायनिक समीकरण में अवक्षेप के लिए इसका चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और गैस के लिए हम लोग किसका चिन्ह लगाएंगे, इसका चिन्ह लगाएंगे। गैस है तो गैस उड़ती है तो गैस के लिए ऊपर वाला चिन्ह लगा देंगे। अवक्षेप नीचे बैठता है यानी कि जो अवक्षेप होता है वो नीचे बैठता है तो उसके लिए नीचे का हम लोग चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। एक बात और देखिए, वो चीज़ क्या है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अगर ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है, ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित, ठीक है, तो ऊष्मा अगर अवशोषित होती है तो डेल्टा एच यानी कि प्लस डेल्टा एच हम लोग लिखते हैं, क्योंकि उसमें अवशोषित यानी कि ऊष्मा लग रही है उसमें, ठीक है। तो जब भी ऊष्मा अवशोषित होती है तो डेल्टा एच का प्रयोग करते हैं प्लस लगा के। अगर ऊष्मा निकल रही है, क्या ऊष्मा अगर निकल रही है तो हम लोग माइनस डेल्टा एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, माइनस डेल्टा एच, और ऐसे तीर का निशान लगाएंगे। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ऊष्मा उसमें से बाहर निकल रही है ना, तो माइनस डेल्टा एच लगाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग समीकरण पे, संतुलित, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा, है ना। पहले हम व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड जो भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी कि बैलेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो कैसे करते हैं और हम लोग क्यों करते हैं, सबसे पहले ये तो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताया था कि हम लोग जो रासायनिक समीकरण होते हैं यानी कि इधर अभिकारक और इधर उत्पाद, इन दोनों को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। तो संतुलित इसलिए करना पड़ता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर इधर 2 सोडियम है तो इधर भी 2 सोडियम होने चाहिए, वरना फिर वो रासायनिक समीकरण मान्य नहीं है। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है हर जगह। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि हम लोग किसी भी पदार्थ को या तो ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग फिर से बना सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि अगर इधर जितना प्रोडक्ट रहेगा जितना भी प्रोडक्ट उधर ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले संतुलित करना, तो ये हम लोग जान गए कि हाँ संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है इसीलिए आवश्यक है, ठीक। उसके बाद से हम लोग कहेंगे कि इसकी कितने प्रकार से संतुलित की जा सकती है। तो 3 प्रकार से, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से संतुलित की जा सकती है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला हम लोग उसको एक तो जोड़ और घटा करके, यानी कि जांच एवं त्रुटि, जांच एवं त्रुटि, ये आपको नहीं याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ बैलेंस, आपको अगर क्वेश्चन में एग्जाम आएगा अभी एग्जाम में, तो सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन आता है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करिए या फिर संतुलित करिए रिएक्शंस को, है ना। बस हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। पहला जो है वो होता है जांच एवं त्रुटि, यानी कि हम लोग को जांच त्रुटि होता है। उसके बाद से दूसरा है संयोजकता विधि, सब एक एक लाइन का है, सब एक एक लाइन का है, संयोजकता विधि, है ना। फिर जो तीसरा होता है वो हम लोग का होता है आयनिक
आयनिक समीकरण विधि, आयनिक समीकरण विधि। तो इन 3 विधियों से हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जांच एवं त्रुटि, ये 3, पहला दूसरा तीसरा, संयोजकता विधि और ये मिटा रहे हैं हम। देखिए 3 प्रकार में, पहला जांच एवं त्रुटि। तो एक मान लीजिए एक हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि Cu दिया हुआ है, Cu प्लस H2SO4 है ना। उसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ है CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको ऐसे ही दे देगा, बोलेगा कि आप लोग इसको बैलेंस करके बताइए। तो कैसे बैलेंस करेंगे, जब आपको आता रहेगा तब बैलेंस करेंगे। तो सबसे बढ़िया विधि जो है यही होती है, और हर विधि का प्रयोग हर जगह अलग अलग जगह से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही विधि काफ़ी अच्छी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर कॉपर है ना, तो देख लेंगे यहाँ पे Cu पे लिख लेंगे Cu, इधर एक है ना कॉपर, इधर एक है, इधर कॉपर कितनी है, एक ही, यानी कि कॉपर तो बैलेंस है, कॉपर को हमको नहीं देखना है। उसके बाद से आगे देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितना है, दो हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन कितना है देखिए CuSO4 SO2 दो इधर हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं होता है कि दोनों बैलेंस होता है, कभी कभी दोनों साइड बैलेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों बैलेंस होते हैं, लेकिन फिर एक बैलेंस करते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है, तो फिर उसको सही करने के लिए तब जाके ऐसे, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो H इधर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर S इधर कितना है, 1 है ना। इधर सल्फर कितना है, 1 2, इधर सल्फर 2 है ना। देखिए S 2 है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4। इधर ऑक्सीजन कितना है भाई साहब, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 4 6 1 7 है ना, 2 4 2 6, हाँ ठीक है 7 ऑक्सीजन। देखिए 4 2 6 1 7, और इधर कितने हैं, 4 ही हैं। तो हमको बैलेंस किसको करना है, कॉपर को तो खैर ठीक है 1 है, चलिए छोड़ दीजिए, उसको खत्म करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, अभी इसको छोड़ दिए, ऑक्सीजन से शुरू करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 7 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर कॉपर छोड़ दीजिए, यहाँ पे किधर, इधर 7 ऑक्सीजन ना, तो इधर अगर हम लोग इधर 2 बढ़ा दें, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 2 अगर यहाँ पे बढ़ा दे, तो इधर हाइड्रोजन जो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अगर बढ़ाएं तो 2 दूनी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, उधर हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन किधर ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, प्लस इधर एक और हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए 4 2 6, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यानी कि पहले सामने 2 लगा ना, यानी कि सामने 2 लगा, यानी कि 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना। तो 2 ऑक्सीजन, 2 या 4 और 4 4 8 ऑक्सीजन है ना। 8 ऑक्सीजन उधर हो गया। अब इधर भी हमको 8 ऑक्सीजन करना है, तो 8 ऑक्सीजन कैसे करेंगे, ये 4 है, अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए 4 है यहाँ पे, यानी कि इसका सामने वाले का गुणा नीचे वाले में करते हैं, तो 4 दूनी 8, यानी कि इधर कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, 2 सल्फर है और 4 हाइड्रोजन है ना। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कॉपर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन H2, 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन अब इधर कितना हो गया, 2 का गुणा किया, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गया। फिर सल्फर यहाँ पर 1 था, फिर यहाँ पर 2 का मैंने गुणा किया, तो यहाँ पर सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन इधर 4 था, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया सामने, यानी कि 8 हो गया है ना। तो 4 2 8। अब देखिए इधर बैलेंस है कि नहीं, कॉपर 1, हाँ कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 2, सल्फर भी 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 8 है, उधर भी ऑक्सीजन 8 है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्यों। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 बढ़ाया है, और जहाँ पे 2 बढ़ाया तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ा, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बढ़ गया। तो बस उसके हिसाब से हमने इसको बैलेंस कर लिया, जिधर सबसे ज़्यादा था उधर मैंने आराम से बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए मैंने क्या किया, पहले सबको काउंट कर लिया, सबको अलग अलग निकाल लिया, कि देख रहे हैं कि हम किसको किधर बैलेंस करना है, सबको उसकी संख्या लिख ली। संख्या लिखने के बाद से एक को मैंने दूसरे को बताया, मतलब कि एक से दूसरे को मैंने देखा कि कहाँ पर हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो बस आपको यही करना है, एक को देखना है, दूसरे को देखना है, और दोनों को बैलेंस कर देना है। ठीक है, आते हैं हम लोग दूसरे विधि पे। बाकी इसके 1-2 हम लोग एग्जाम्पल करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर होता रहेगा। दूसरी विधि पे आते हैं हम लोग। इस पे
दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है संयोजकता विधि। संयोजकता विधि है ना, तो दूसरी विधि है संयोजकता विधि। तो संयोजकता विधि में आपको सिर्फ ऐसे दिया है, मान लीजिए mg, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुणा करना पड़ता है, mg+2 और यहाँ पे प्लस दे दिया है और यहाँ पे n3 माइनस दे दिया है, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि इसको बैलेंस करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, इसको आपको बैलेंस करें, संयोजकता विधि। तो आप लोग संयोजकता विधि से हमने इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो यहाँ पे मान लीजिए Na है और यहाँ पे Na2CO3 है, यानी कि जो Na है इसकी संयोजकता रखता है और ये इसकी संयोजकता रखता है। अगर इसको तोड़ेंगे तो ऐसे आएगा Na+2CO3-2, है ना, ऐसे Na+3 और CO3-2 आएगा, ऐसे आएगा। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, इसके हिसाब से इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए, वैसे भी आप कर सकते हैं कि बस ऐसा करिए यहाँ पे कि इन दोनों से इसमें शुरू में ऐसे 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 मतलब कि ऐसे संख्या का गुणा करिए यहाँ पे शुरू में कि दोनों बराबर हो जाए। मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ अगर 3 का गुणा कर दें, 3 2 3 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 2 3 6 हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे आप लोग सोच सकते हैं संयोजकता विधि में कि यहाँ पर ऐसी संख्या का गुणा करना है हमको, कि ऐसी संख्या का गुणा करें कि यहाँ पे बराबर आ गया, दोनों संख्या पे बराबर आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 2 3 6 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, है ना। जैसे भी मर्जी आपकी कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये वाले 3 को यहाँ लिख सकते हैं, ये वाले 2 को यहाँ लिख सकते हैं। सबसे इजी मेथड ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। संयोजकता विधि हम लोग अभी पढ़ के आए हैं ऊपर से कि एक दूसरे की संयोजकता रखता है, तो यानी कि इस 3 को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे थ्राइस ऑफ mg हो जाएगा, और इस 2 को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ n2 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, 3mg और प्लस में 2n2, है ना, mg और यहाँ पे n2 बन जाएगा, मतलब कि ट्वाइस ऑफ n3, है ना, n2 और यहाँ पे mg3, ठीक। मतलब कि बना सकते हैं अगर आप लोग, तब अगर ऐसे हम लोग सीधे सीधे करें, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखिए सामने लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग अच्छा लगने के लिए वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। mg3n2 ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। mg3n2, तो ये क्या है, हमारा बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पर हमने इसलिए यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिखा गया था, देखिए यहाँ पे 3mg 2n, तो यहाँ पे ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3mg 2n तो भी सही है, या फिर इसको ऐसे लिखें mg3+n2 तो भी सही है हमारा। ये हमारा क्या है, बैलेंस है। देखिए एक तरह अगर हम लोग अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे सीधे, mg+2 और यहाँ पे प्लस n-3 है, इसको बैलेंस करेंगे तो या तो मैंने वहाँ पे समझाया आपको, या तो इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, सीधी सीधी बात। तो इसको यहाँ लिख दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, mg3 हो जाएगा, प्लस अब इसको यहाँ रख देंगे तो n2 हो जाएगा, है ना। या फिर किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ mg लिख सकते हैं और प्लस ट्वाइस ऑफ n लिख सकते हैं, कैसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो संयोजकता विधि में बस चार्ज आपको इधर उधर करना पड़ता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद से तीसरी विधि पे आते हैं हम लोग। तीसरी विधि क्या होती है हमारी, जो है हमारी आयनिक विधि। आयनिक, अरे यार इसमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ना होता है, आयनिक है ना, कुछ नहीं करना पड़ता इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। देखिए जल में घोलने पर आयनों में विभक्त हो जाने वाले यौगिकों के लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। मतलब कि जो यौगिक हम लोग जल में घोल देते हैं वह टूट जाता है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, आयनों में, मतलब वो टूट जाता है तो उनको जोड़ना पड़ता है हमको, ठीक है। तो संपूर्ण रासायनिक समीकरण लिख देते हैं हम लोग जोड़ के, जैसे कि आपको दिया है उदाहरण में पोटेशियम सल्फेट, है ना, पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 जो है, तथा बेरियम क्लोराइड यानी कि बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, है ना, विलयन अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देते हैं। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम लोग जल में घोलेंगे तो ये हमारा देता है 2K प्लस आयन देता है, ठीक है, और यहाँ पे SO4 माइनस का 2 देता है, ठीक है। वैसे ये भी है BaCl2 है तो Ba+2 देता है ना, और प्लस में Cl2 माइनस देता है ना। तो
तो देखिए क्या करना पड़ता है हमको, आयनिक विधि में क्या करना पड़ता है, बस जोड़ना पड़ता है, कुछ नहीं, जोड़ देंगे, वो हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो K2SO4 है, यहाँ पे लिख देंगे K2SO4 प्लस में BaCl2 लिख देंगे। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 2KCl। देखिए 2 Cl इधर है, 2K इधर है ना, 2 पोटेशियम इधर है, 2 क्लोरीन इधर है, तो मैंने पहले ही 2 लिख दिया और पोटेशियम यहाँ पर एक पोटेशियम लिख दिया और क्लोरीन के यहाँ पर देखिए सीधे सीधे देख सकते हैं आप लोग, 2 क्लोरीन और 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन, यहाँ पे देखिए 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन। बात है किसी भी तरह से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन लिखना ऐसे ही है नियम के हिसाब से, ठीक है, मतलब तो एक ही है, लेकिन हम जैसे लिखा रहता है वैसे ही हम लोग को लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि ऐसे लिख दे K2 लिख दे और फिर यहाँ पे 2Cl लिख दे, अच्छा लगेगा नहीं ना, तो ऐसे ही, ठीक है, 2KCl होगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का, यानी कि ये इसके साथ जुड़ेगा प्लस करके। यहाँ पे देखिए एक Ba है, एक बेरियम है, तो एक बेरियम लिख दिए, SO4 - 2 एक ही है, तो यहाँ पे SO4 लिख दिए, ठीक है, BaSO4 है ना। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए 2 पोटेशियम है, इधर भी 2 पोटेशियम है कि नहीं, 2 पोटेशियम है, बिल्कुल है। SO4 इधर एक है, SO4 इधर एक है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं S इधर एक है, S इधर भी एक है, O4 है इधर, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 है, बेरियम एक है इधर, बेरियम इधर भी एक ही है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, देखिए 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे 2 पैना, यानी कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना। देखिए ये भी रिएक्शन क्या है हमारी बैलेंस है, तो ये भी हमारा क्या है खत्म हो गया आयनिक में। बस आपको दिया रहेगा उसको तोड़ करके जोड़ देना है, पोटेशियम सल्फेट है ना, उसके बाद से बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, तो तोड़ देंगे और उसको बाद से जोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो ये संतुलित रिएक्शन है। तो ये था हम लोग का पूरा जो थ्योरी था, ये पूरा थ्योरी जो है इसमें पूरा ख़त्म हो गया। अब आप लोग को बस क्या करना है, अगली वीडियो में हम लोग आएंगे तो इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं वो सभी हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तब मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।